नमस्कार दोस्तों। आप सबने खबर सुनी होगी कि सीडीएस जो है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल विपिन रावत, उनकी पत्नी और उनके साथी 11 अन्य सेना के ही अफसर थे, अधिकारी थे, लांस नायक, हवलदार और अन्य रैंक के अधिकारी थे। कुन्नूर से एक हेलीकॉप्टर मी-17 जो एक बहुत ही सक्षम प्लेटफॉर्म माना जाता है और रूस का है, और वो उड़ता है। स्टाफ कॉलेज वेलिंगटन है जहाँ पे जनरल रावत जो है एक लेक्चर देने जा रहे थे, और फिर शायद कई कारण हो सकते हैं जिसके ऊपर हम अभी डिस्कस करेंगे। हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाता है और 4 घंटे तक लगभग ऐसा बना रहा कि जनरल जो है वो अ, जूझ रहे हैं परिस्थितियों से, क्रिटिकल थे। और उसके बाद एक खबर आई कि जनरल रावत भी जो है नहीं रहे। बाकी सब लगभग घंटे 2 घंटे के बाद कंफर्मेशन आनी शुरू हो गई थी कि ये लोग जो है अब नहीं बचे। और उसके बाद फिर लगभग मुझे लगता है 5:30 बजे के लगभग यह समाचार आया कि जनरल विपिन रावत, जो भारत के पहले सीडीएस थे, वो भी अब नहीं रहे। घटनाक्रम जो हुआ 12 बजे के लगभग में, ये क्रैश की न्यूज आती है हमारे पास, और उसके बाद से फिर लगातार, चूंकि जब भी एक प्लेन का क्रैश होता है या हेलीकॉप्टर का क्रैश होता है तो किसी का भी बचना लगभग असंभव ही होता है। फिर भी अभी एक व्यक्ति है, 14 का समूह था जो उस हेलीकॉप्टर पे सवार था, उसमें से एक व्यक्ति जो है अभी भी अस्पताल में है, और ईश्वर से प्रार्थना है कि वो जल्दी ही स्वस्थ हो जाए। लेकिन बाकी लोग जो है वो नहीं बचे, बर्न इंजरीज थी और तमाम तरह की चीजें थी। उसके बाद जो प्रोटोकॉल होता है कि कैसे ये हुआ, क्या हुआ, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे अहम बात जो है, सबसे आवश्यक बात जो है वो यह है कि हम पिछले काफी समय से देख रहे हैं, मनोहर पर्रिकर के की मृत्यु के ऊपर हमने देखा था, सुषमा स्वराज, अरुण जेटली, उसके साथ ही जब भी कोई नक्सली हमला होता है तब यह हमें देखने को मिलता है। कहीं भी कोई सेना के अफसर जो है, चाहे नॉर्थ ईस्ट में हो, हाल ही में मणिपुर में एक कर्नल थे, उनकी वाइफ थी, उनका बच्चा था, वो जो है आतंकियों के हमले में वो वीरगति को प्राप्त हुए। तो इन सब में हम देखते हैं कि एक समूह जो है वो काफी प्रसन्न चित्त हो जाता है। और मैं मतलब शब्दों को चबा के नहीं बोलूंगा, मुस्लिम है बेसिकली वो लोग। आप उनके नाम पढ़ें, चाहे कहीं के भी मुस्लिम हो। ये कहा जा रहा है कि नहीं नहीं वो भारत के नहीं है, वो पाकिस्तान बेस्ड है। नहीं नहीं, हमें दिख रहा है कि वो कहाँ के हैं। कुछ लोग तो मैं एक एक करके मतलब चाहूंगा कि आप स्क्रीन पे देखें इन लोगों को। और एक ये देखिए, जर्नलिस्ट हैं, नेशनल हेराल्ड इंडिया की, कांग्रेस का मुखपत्र है ये, और इन्होंने लिखा डिवाइन इंटरवेंशन। उसके बाद आप देखिए कि मैं सेना के अधिकारी की बात कर रहा था, कर्नल बलजीत बख्शी हैं, रिटायर्ड है, और ये लिखते हैं कि कर्मफल जो होता है वो स्वयं ही व्यक्ति तक पहुंच जाता है, वो अपने तरीके से लोगों से निपटता है। एक फौजी इस तरह की बातें लिख रहा है। उसके बाद एक और फौजी हैं, लेफ्टिनेंट जनरल पनाग हैं शायद, उन्होंने भी इसी तरह की बात, वो 4 घंटा पहले ही आरआईपी लिख दिए थे। मतलब इन लोगों को, और जानते हैं जनरल पराग काफी पॉलिटिकल रहे हैं, और वो इस तरह के स्टेटमेंट देते रहे, वो हिचकिचाते नहीं है। तो उन्होंने भी लिखा 4 घंटे पहले, जैसे कि उन्हें प्रतीक्षा थी कि भाई, और 5 बजे, 5:30 बजे तक, जब तक खबर नहीं आई, इस आदमी ने अभी तक वो ट्वीट डिलीट नहीं किया, जैसे कि वो श्योर हुआ बैठा हुआ था। उसके बाद आप देख सकते हैं कि यूथ कांग्रेस का हैंडल से किस तरह की दुर्भाग्यपूर्ण बातें लिखी गई हैं। फिर जो मैं कह रहा था आपको, ये भी आप देखिए कि एनडीटीवी का है, उसमें ब्रेकिंग चल रहा था, और उसमें देखिए हंसने वाले कौन लोग हैं। इसमें अधिकतर आपको कुछ लोग नागालैंड के उन इलाकों से भी हैं जहाँ पे नागालैंड में अभी एक आर्मी का ऑपरेशन हुआ था, उसमें एक हादसा हुआ, कहा जा रहा है कि 11 नागरिकों की मौत हो गई थी। कुछ इंटेल थे, उस पर भी रिपोर्ट आनी अभी बाकी है। मैं किसी भी स्थिति में भारतीय सेना को इतना गैर जिम्मेदार नहीं मानता
होता है, हादसे होते हैं, ह्यूमन एरर हो सकता है, लेकिन उन्होंने जानबूझकर ऐसा किया हो, मुझे ऐसा प्रतीत नहीं होता। और उसके बाद आप एक ये तस्वीर भी देखिए कि ये डॉन.कॉम है, पाकिस्तान का अखबार है। उसमें कौन-कौन, मतलब 1000 लोग तो हँसने वाले हैं, और उसमें आप देखिए कि लव रिएक्शन दे रहे हैं 38, 18 जो है वो केयर वाला दे रहा है इस तरह से। उसमें आप देखेंगे कि सारे जो है मुस्लिम हैं, और उसमें से एक मुस्लिम अरफाज सिद्दीकी शेख जो है, वो हमारे भारत के श्री वेंकटेश्वरा मेडिकल कॉलेज तिरुपति में, नेल्लोर का रहने वाला है और तिरुपति में पढ़ाई करता है, और वो सर्जन बनना चाहता है। और इस व्यक्ति ने, यह शायद सर्जन है वस्तुतः, और इस व्यक्ति ने किस तरह के ट्वीट किए हैं। तो एक के बाद एक हमने देखा कि खुश होने वाले लोग कौन हैं, और इसी में आप ट्विटर पे चले जाएंगे तो तमाम वामपंथी जो हैं और इस विचारधारा के लोग हैं, ये सारे लोग एक ही तरह की बात लगातार कर रहे हैं, और हम इन्हें एक तरह से कह सकते हैं कि हम खुली छूट दे रखी है हमारी सरकार ने। कहा जाता है कि नहीं डिसेंट है, मतलब मत भिन्नता, ये मत भिन्नता नहीं, ये सीधा सीधा आप दिखा रहे हैं कि आप राष्ट्र के साथ नहीं है, और आप राष्ट्र की जड़ें खोदने में लगे हुए हैं। जड़ें खोदने में मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि दुश्मन जो है, शौर्य फिल्म का डायलॉग आप याद कीजिए कि दुश्मन सिर्फ बॉर्डर के उस पार नहीं है, इधर भी है, और इधर के दुश्मन यही लोग हैं जो ऐसे समयों पर इस तरह की बातें करके राष्ट्र को कमजोर करते हैं, और कमजोर ही नहीं करते, ये वो लोग हैं जो भविष्य में हो सकता है किसी आतंकी के काम आए, जो अपने ही राष्ट्र की नींव खोदने में सहायक हों उनके। तो आप इस तरह की भावना भी आप देख सकते हैं। एक है प्रेम दिवस का फैक्ट चेकर जुबैर, उसने जो है लिखा कि नहीं नहीं, उसने एक्सेल सीट जारी किया कि अधिकतर लोग पाकिस्तान के हैं, तो किस कौम के हैं ये देखो ना, और पाकिस्तान के ही नहीं है, मैंने तो अभी देखा है ये सारे हिंदुस्तानी थे जो अपने देश को अपना नहीं मानते। मेरी प्रार्थना है प्रधानमंत्री मोदी जी से कि इस पे तो एक कानून आना ही चाहिए कि इन लोगों को, इन्हें दंडित किया जाना चाहिए। इन पे तो राष्ट्रद्रोह का केस, भले ही आप 1 महीने के लिए जेल में डालें, आप 1 दिन के लिए जेल में डालें, लेकिन सरकार को मुखर होकर बोलना चाहिए कि इस तरह की चीजें ठीक है। तुम नेता से जो है, मैं कहता हूं नेता के मरने पे तुम्हें जश्न मनाना नहीं चाहिए, तुम्हारा मजहब सिखाता है तुम मना लो, वो आजादी भी दे सकते हैं, नेता पॉलिटिकल होता है और उससे तुम्हारी मत भिन्नता हो सकती है, लेकिन तुम राष्ट्र की सेना का कोई अफसर जो है वो बलिदान होता है, राष्ट्र के अर्धसैनिक बल जो है वो, उनका कोई ऑपरेशन होता है, उसमें एम्बुश अगर वो हो जाते हैं, उस पे तुम अगर प्रसन्नता दिखाते हो, तो इन लोगों के लिए जो है कोई ना कोई कानून होना चाहिए, और कानून ना भी हो फिर भी कम से कम प्रधानमंत्री को या इस तरह कोई जिम्मेदार व्यक्ति को इस पे कोई स्टेटमेंट तो देना ही चाहिए कि इस तरह की चीजें बर्दाश्त नहीं की जाएगी, और सरकार की उन लोगों पे नजरें हैं। अब आते हैं कि कारण क्या रहे होंगे हेलीकॉप्टर क्रैश के। जाहिर सी बात है कि इस पे कोर्ट ऑफ इंक्वायरी बैठी है, और सेना के अफसर जो है और वो कमेटियां होती है, ये लोग वो तय करेंगे कि क्या ये आग बैटरी से लगी थी या फ्यूल का जो होता है तेल, जो उसमें एविएशन फ्यूल होता है उसके कारण लगी, शॉर्ट सर्किट के कारण लगी, या इंजन का हेल्थ जो है वो सही नहीं था, क्या उड़ान भरने से पहले। और बताता चलूं कि मी-17 हेलीकॉप्टर जो है वही प्रयोग में आता है प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए भी। तो ऐसा नहीं है कि ये कोई कॉम्प्रोमाइज था हेलीकॉप्टर, या बाद में अभी एक टीवी पे ही मैं देख रहा था, कोई एक आर्म फोर्सेस के ही एयरफोर्स के थे वेटरन, उन्होंने कहा कि हम सैबोटाज का भी एक कॉलम होता है और उसको भी कभी रूल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसमें काफी अफसर थे और देश का चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ट्रेवल कर रहा है, और उसका क्रैश हो जाना, तो उसमें जितने भी कोण हैं सबकी जांच करना जो है, हर एक एंगल से उसे देखना आवश्यक हो जाता है। तो ये सारी चीजें कि नेसेसरी चेक्स हुई थी कि नहीं उड़ने के पहले,
कर्मी दल में तो कोई इस तरह का नहीं है जो जो सैबोटाज कर सकता है या उसने कुछ इग्नोर किया होगा। ये सारे एंगल से उसे एनालाइज किया जाएगा और उसके बाद जो है इस पे रिपोर्ट आएगी। अब बात करते हैं जनरल बिपिन रावत जी की। थल सेना अध्यक्ष रहे, इनके पिता भी लेफ्टिनेंट जनरल होके रिटायर हुए थे और खुद काफी डेकोरेटेड अफसर रहे हैं, पदाधिकारी रहे हैं। और कोई भी थल सेना अध्यक्ष बनेगा या जो भी टॉप पे, चाहे नेवी हो, एयरफोर्स हो, वहां तक पहुंचता है तो वो अ, अवश्य ही एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी कैडेट रहा होगा जब जब उसने शुरुआत की होगी। और फिर इन्होंने कई युद्ध देखे, स्ट्रेटेजाइज किया। मुझे लगता है 78 में इन्होंने आर्मी ज्वाइन की थी और उसके बाद से लगभग 4 दशकों का इनका करियर रहा है। और इनका खास योगदान इस बात में है कि जब ये चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनते हैं, थल सेना प्रमुख बनते हैं, तब इन्होंने आर्मी को जो एक 1945 के एरा से ही जो चल रहा था, ट्रेडिशंस थे या जिस थॉट प्रोसेस से चल रहा था, उसी को वो लगातार, मतलब आजादी के बाद से लगभग हम वहीं पे रुके हुए थे। मानसिकता की बात करता हूँ, थोड़ा बहुत दाहिने बाएं मतलब रिफाइनमेंट्स हुई, बट कोई रेडिकल शिफ्ट नहीं आया। और ये मैं मतलब अपने अनुभव से नहीं बोलता, मैं कोई रक्षा विशेषज्ञ नहीं हूँ, बट जितने ऑफिसर्स को मैंने सुना अभी टीवी पे जो भी आ रहे थे, तो उन्होंने यही बताया। और फिर हमें दिखा भी कि आप देख लीजिए, इंसर्जेंसी की घटनाएं देख लीजिए, आतंक घटनाएं देख लीजिए कि 2019 में ना ये 370 हटता है और उसके बाद मतलब ये सीधा केंद्र के नियंत्रण में ये केंद्र शासित प्रदेश बनता है। लेकिन उससे पहले भी जनरल रावत जो है थल सेना प्रमुख थे और उनका कश्मीर में काफी योगदान रहा है उसको नॉर्मलाइज करने में। नॉर्मलाइज, अब कश्मीरी तो नहीं मानते हैं कि नॉर्मलाइज हुआ है, लेकिन अगर हम देखें कि 3 दशक में अगर 47,000 सिविलियंस और आर्म फोर्सेज के पर्सनल और पुलिस के लोग मारे गए हैं और अब पूरे साल में 38, 28 और इस तरह का, मतलब उस आंकड़े के सामने तो ये बहुत ही नगण्य है, क्षुद्र है। नगण्य तो नहीं कहना चाहिए क्योंकि एक भी व्यक्ति की अगर जान जाती है तो वो कोई अच्छी बात तो है नहीं। फिर भी हम तुलनात्मक तरीके से देखेंगे तो आर्म फोर्सेज ने या हमारी लीडरशिप ने, आर्मी की लीडरशिप जो वहां पे फील्ड में काम कर रही कश्मीर, उन्होंने कुछ तो अच्छा किया होगा कि ये ड्रास्टिक चेंज आया, बदलाव आया है। तो उनका बहुत बड़ा योगदान था। ये तो सिर्फ एक हो गया कि आतंकी घटना और पाकिस्तान वाला बॉर्डर को लेकर और कश्मीर वैली जो है उसको लेकर, लेकिन उसके इतर आर्म फोर्सेस को और खास करके आर्मी को मॉडर्नाइज करने में जनरल बिपिन रावत का बहुत बड़ा योगदान रहा है। थिएटर कमांड्स बनाना, उसमें साइबर सिक्योरिटी आ जाता है, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर आ जाता है, तरह तरह की चीजें जो एक थल सेना के लिए या पूरे आर्म फोर्सेज के लिए जब वो सीडीएस बन जाते हैं तब, कि कैसे हमें, अब आप देख लीजिए कि बायोलॉजिकल वॉरफेयर एक तरह से हो ही रहा है। चीन ने कोरोना बनाया और अभी तक हम लोग त्रस्त हैं। तो इन सारे मुद्दों पे भी हमें न सिर्फ आर्म फोर्सेस को प्रिपेयर करके रखना होगा, बल्कि जनरल रावत का कहना था कि आम व्यक्ति को भी, नागरिक को भी हमें तैयार रखना होगा कि इन केस ऑफ एनी इवेंचुअलिटी, कोई भी इस तरह की दुर्घटना होती है, कोई कोई जैविक हथियार का प्रयोग करता है, तो न सिर्फ सैनिक सैनिक तो परंपरागत युद्ध जो होगा उसमें लड़ाई करते हैं, युद्ध लड़ते हैं गोला बारूद हथियार से, लेकिन जब आपकी पूरी पॉपुलेशन के ऊपर या फिर आपकी इकोनॉमी को क्रिपल करने की कोशिश की जाए साइबर हमले कर करके, और इसमें चीन जो है काफी आगे है, तो उसके लिए क्या हमारी सेना, सेना का कार्य रक्षा का है। और रक्षा के मायने आज के संदर्भ में बहुत बदल गए हैं। रक्षा सिर्फ सीमा की रक्षा नहीं है, सीमा तो एक फिजिकल बैरियर है, एक बाउंड्री होती है, लेकिन रक्षा हमें साइबर भी करना है जिसकी कोई बाउंड्री नहीं है। हो सकता है कि भारत के ही भीतर बैठा हुआ एक समूह जो है वो लगातार सूचनाओं का आदान प्रदान कर रहा हो। चीन के जो 42 ऐप्स बैन हुए थे वो इसी का एक हिस्सा है। और ये अगर आप लोग खबरें पढ़ते हैं तो आपको ध्यान में होना चाहिए कि हर 2-3 महीने पे भारतीय सेना एक लिस्ट जारी किया करती थी कि ये सेंसिटिव ऐप्स हैं एंड्रॉइड के और इनका इस्तेमाल आप लोग ना किया करें। और वो लगभग चाइनीज होते थे। वो काम कैसे करते हैं कि
आपके पास एक एंड्रॉयड फोन है या शायद आईफोन भी है, उसमें ये जो चाइनीज ऐप्स होते हैं, ये क्या करते हैं कि आपके सिस्टम को क्लीन करने के चक्कर में या आपके बैटरी को मतलब वायरस से बचाने के लिए फोन को, इसमें कहेंगे कि हम जो है आपके फोन को फास्ट करेंगे, वो एनिमेशन एक चलेगा, रॉकेट उड़ता है। लेकिन वस्तुतः होता यह है कि वो इस बीच और 24 घंटे आप जो भी टाइप करते हैं, आपका की स्ट्रोक्स, आप कौन से ऐप में जाते हैं, कितनी देर रहते हैं, ये सारा डेटा बहुत ही धीरे 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 चाइना के सर्वर पे अपलोड होता रहता है, उस कंपनी के सर्वर पे अपलोड होता है, जो कि परोक्ष रूप से चीनी सरकार द्वारा उसके मालिकाना हक में होता है, और वो लोग डिक्टेट करते हैं कि इस डेटा का क्या किया जाए। तो हर एक व्यक्ति का डेटा जो है चाइना के पास है, और इन सब चीजों को जनरल रावत ने समझा, हमारी सेना ने समझा और हमारे नेतृत्व ने समझा, और फिर जाके कि नहीं, इससे न सिर्फ रक्षा के मतलब रक्षा के संदर्भ में हमारी क्षति हो सकती है, बल्कि पूरा का पूरा परसेप्शन मैनेजमेंट क्या है कि चीन के पास मान लीजिए कि हर एक इलाके का एंड्रॉयड फोन हर जगह यूज होता है, उसका प्रोफाइल बना हुआ है। मान लीजिए कि दिल्ली के इस इलाके में इतने लोग हैं जो प्रो कांग्रेस अप्रोच रखते हैं, प्रो लेफ्ट हैं या प्रो बीजेपी हैं, तो चुनावों के समय ये डेटा, आपको कैम्ब्रिज एनालिटिका स्कैंडल याद होगा, तो ये डेटा बेच दिया जाएगा किसी कंपनी को, और वो आपकी राजनीति तक को प्रभावित करेगा। बाइडेन के इलेक्शन में क्या हुआ वो देखिए, ट्रंप के इलेक्शन में क्या हुआ, तमाम तरह की हेराफेरी होते रहती है। तो हमें ये भी देखना होगा कि किस तरह से चीन हो गया या रूस हो गया या अमेरिका हो गया, जो भी दिखते तो सब मित्र राष्ट्र हैं, लेकिन जियो पॉलिटिक्स में या फिर इस तरह की चीजों में, इंटरनेशनल रिलेशंस में, हर एक व्यक्ति को अपना फायदा चाहिए, और किस राष्ट्र का किस दूसरे राष्ट्र पर कितना लेवरेज है, वो कितना जो है प्रभावित कर सकता है, अपने हितों के लिए तुम्हारे हितों की बलि चढ़ा सकता है। आप सोचिए कि अगर आपके पास 5G मॉडेम नहीं होते, सिर्फ चाइना ही बनाता रहता Huawei, तो अभी क्या होता, आपके देश में उस स्पीड की टेलीफोनी नहीं आ पाती, या विश्व में कहीं भी नहीं आ पाती। तो ये सारी चीजें हैं कि वो इतना मोनोपोलाइज कर देते हैं सिस्टम को कि आपके पास उनके सामने विनत होने के अलावा और कोई रास्ता नहीं होता है। तो जनरल रावत ने इन सारी चीजों को समझा, और उसके बाद उन्होंने इन सब के लिए अलग अलग जगहों पे कि आज की सेना आज के समय के हिसाब से चलनी चाहिए, ना कि अभी तक जिस तरह से चलते आए हैं। और इसकी आवश्यकता जनरल रावत को सीडीएस, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बनाने की 99 में वाजपेयी जी के सरकार के समय में ही, जब कारगिल युद्ध होता है, तभी से आवश्यकता पड़ी थी। और उसी वक्त की कमेटी में रिपोर्ट आया था कि हम ठीक है, हम युद्ध जीत गए पाकिस्तान से, लेकिन हो सकता है कि हम क्षति कम कर सकते थे, और भी हम कोऑर्डिनेटेड तरीके से अगर काम करते तो और भी। तो इन सब में क्या होता है कि तीनों सेनाओं का एक जगह पे होना, एक ही पन्ने पर होना, एक ही स्तर पे होना, कि हमारे पास क्या कोऑर्डिनेशन है, एयरफोर्स क्या यहाँ पे कर सकता है, नेवी क्या कर सकती है, हर तरह की चीजें होती हैं। इन सब के बीच एक सुनियोजित सामंजस्य हो, इसके लिए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, डिफेंस मतलब प्रतिरक्षा के मामलों में जितनी चीजें हैं उन सब का, तीनों विंग का एक चीफ बनाया जाए, और वो लोग अपनी ऑटोनॉमी के साथ, अपनी स्वायत्तता के साथ, कि आर्मी अपना काम करेगी, आर्मी में भी अलग अलग थिएटर्स बने हुए हैं, फिर नेवी है, फिर एयरफोर्स है, ये सारे लोग अपना अपना काम करते रहेंगे, परंतु कुछ ऐसी चीजें होंगी जहां पे दो सेनाओं का, नौसेना और वायुसेना का कोऑर्डिनेशन का आवश्यकता है, थल सेना और नौसेना के कोऑर्डिनेशन की आवश्यकता है। तो इस तरह में क्या हम एक ऐसी स्थिति बना सकते हैं जहां पे एक अफसर हो जो इन तीनों के ऊपर हो रैंक वाइज, लेकिन उन तीनों को एक साथ लेकर चल रहा हो। तो जनरल रावत उसमें आया, और लगभग 2 साल होने को आया, और हम देख सकते हैं कि इसके हमें फायदे मिले हैं। कई चीजें जो होती है वो हमारे सामने नहीं आती हैं, क्योंकि हम सिविलियंस हैं, और सरकार इन सारी बातों पे जवाब नहीं देती है, और जवाब देना जो है मतलब आवश्यक भी नहीं है हर बात पे। हमें अपना देश सुरक्षित चाहिए, इंटरनल थ्रेट से भी और एक्सटर्नल थ्रेट से भी। तो वो सारा जो है वो हो रहा था। अब जनरल रावत जो है
इस पे डिफेंस मिनिस्टर जो है कल संसद में अपना बयान रखेंगे। अभी कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की मीटिंग हुई और हमने देखा कि प्रधानमंत्री थे, अजीत डोभाल थे, रक्षा मंत्री थे, वित्त मंत्री थे, एस जयशंकर थे जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स के मिनिस्टर हैं। इन सारे लोगों का चेहरा उतरा हुआ था और ये बहुत बड़ी क्षति है। अगर इसमें सैबोटाज है, अगर ये किसी ने किया है, इसमें कोई मतलब संशय है, किसी की योजनाबद्ध तरीके से इस तरह से किया गया, तब तो ये बहुत ही बड़ा ग्रेव कंसर्न है। और अगर ये दुर्घटना है तब भी एक इस तरह के थिंकिंग ब्रेन का चला जाना पूरे राष्ट्र के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है। और अब हम देखेंगे कि ठीक है अगला कौन बनेगा, उनकी समझ क्या है। ऐसा नहीं है कि हमारी सेना में लोगों की कमी है, एबल लोग बहुत है, लेकिन अनुभव जो होता है वो, और अनुभव आपका किस क्षेत्र में है, क्या आप कश्मीर में काम कर चुके हैं, आपका कोऑर्डिनेशन का क्या है, इन सारी चीजों और केंद्रीय नेतृत्व का आप पर कितना विश्वास है। आप देखेंगे कि प्रधानमंत्री मोदी जी जो हैं वो लगातार मतलब इस पोस्ट के लिए वो पर्सनली इसमें इन्वॉल्व थे और शायद अजीत डोभाल भी इन्वॉल्व रहे होंगे और ये उन्हें लगा होगा कि राष्ट्र को इस समय इस तरह की चीजों की आवश्यकता है। कल जब बयान आएगा संसद में, उसके बाद हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं जो हमारे कांग्रेसी, हमारे वामपंथी और एक खास मजहब के नेता जो होते हैं, जो जो एक सुर में बेसुरे होकर कोरस में गाते हैं, जो हमने एयर स्ट्राइक के समय पे देखा था, जो हमने सर्जिकल स्ट्राइक जो है उसके समय देखा था, कि ये लोग कहीं ना कहीं से ऐसे विचित्र सवाल पूछेंगे और उसके लिए हमें तैयार होना चाहिए। ये लोग अब ये दिखाने की कोशिश करेंगे कि मोदी जो है कुछ साजिश कर रहा होगा, एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज आएगी। और मैं ये हवा में बात नहीं कर रहा हूं, इसके पूरे उदाहरण जो है पड़े हुए हैं कि आपके वाइस एयर मार्शल जो है वो आके इंडिया गेट पे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, वो टुकड़े दिखा रहे हैं एयर स्ट्राइक के कि ये हमारे पास मतलब पाकिस्तानी प्लेन जो है, उसका मतलब वो एविडेंस आपको दिखा रहे हैं, लेकिन आपको उस पर विश्वास नहीं है। और विश्वास नहीं करने के पीछे इनकी हर बार, चाहे राफेल डील हो या जो भी हो, हर बार यह रहता है कि किसी भी तरीके से हम सरकार को विवश कर दें कि वो वैसी सूचनाएं सार्वजनिक करे जो कि आम जनता के पास नहीं होनी चाहिए। और सार्वजनिक का मतलब हो गया पूरे विश्व के पास। ठीक है, भारत के लोगों तक ही अगर सीमित रहता कि इंफॉर्मेशन सिर्फ भारत के लोगों तक ही है तब भी चलता है, लेकिन सार्वजनिक का मतलब होता है पूरे विश्व के सामने आपने रख दिए। राफेल पे जो नौटंकी ये लोग कर रहे थे और अभी तक करते रहते हैं, उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ यही वजह है कि ये किसी भी तरह के फ्रांस के एक टुटपुंजिया अखबार में, जिसको 1,500 लोग नहीं पढ़ते, लेमोंडे था एक, और उसके बाद ऐसे ही इटली का भी कोई अखबार था, उसमें भी ऐसी चीजें छपती हैं कि उसमें जो है घूस दिया गया। और ये क्यों होता है? ये इसलिए होता है ताकि यहाँ का विपक्ष, जो जाहिर सी बात है पहले तो यूरो फाइटर डील में हारा, लॉकहीड मार्टिन का लेना था, तो ये जो लॉबिस्ट होते हैं, हथियारों के जो दलाल होते हैं, वो अभी तक उसी तरह से चैन से नहीं बैठे जैसे फाइजर वाले केस में हुआ, कि फाइजर ने शायद करोड़ों रुपए भारत के पत्रकारों को दिया कि सरकार पे प्रेशर बनाओ कि हमारी वैक्सीन बिके, और सरकार ने खुद यहाँ पे 3 वैक्सीन अपना बनवा लिया था, तो वो तुम्हारा क्यों खरीदेगा? वो भी मतलब लगभग 3 गुने दाम पे। $45 बिलियन का किसी कंपनी का नुकसान हो रहा हो। उसी तरह राफेल डील में तो और भी ज्यादा बिलियंस ऑफ डॉलर का है। तो ये लोग ऐसी स्थिति इसलिए बनाते हैं और ऐसी स्थिति इसलिए बनाएंगे कि वो बोलेंगे कि मी हेलीकॉप्टर जो हमारे पास है उसमें क्या क्या है ये बताइए, आप सरकार बता क्यों नहीं रही है, कि इसके कारण भी तो हो सकता है। ये चाहते हैं कि देश के दुश्मनों को हमारी संवेदनशील सूचनाएं कि राफेल में क्या क्या लगा हुआ है, भारत को इससे मतलब एक आम आदमी को इससे होना चाहिए ना कि हमारे पास एक फाइटर प्लेन है और जो सब ज्यादा केपेबल है दुनिया का, और वो F-16 के सामने, F-22 के सामने या फिर यूरो फाइटर के सामने कहाँ पे है वो, अगर हम कंपैरिजन करेंगे इससे मतलब होना चाहिए। या आपको इससे मतलब होगा कि इसका दाम क्यों ज्यादा है, और तब दाम क्यों ज्यादा है उसमें आपको बताना पड़ेगा कि इसमें ये टेक्नोलॉजी है।
और ज्यों ही आप वो बताते हैं तो आपके दुश्मन जो है वो तैयार होते हैं। उनको पता होता है कि आपके जहाज में, आपके फाइटर जेट में क्या-क्या कल पुर्जे ही नहीं, क्या-क्या हथियार लगाए जा सकते हैं, और वो उस तरह से अपने आप को प्रिपेयर करते हैं। तो इनका मकसद, इनका लक्ष्य हमेशा यही होता है कि ये जो बोला जाता है ना, ये वल्चर वाला जो इनका एटीट्यूड है, लाशों पे ये जो राजनीति करते हैं, तो ये यही है। और मैं इसलिए आपको अभी से ही आगाह कर रहा हूं कि ऐसा कल होने वाला है। कल से आप देखिएगा कि कौन सा पार्टी का नेता किस तरह के स्टेटमेंट देता है। अंत में बस यही कहूंगा कि हमारे जितने भी 13 लोग जो वीर गति को प्राप्त हुए हैं, उनको ईश्वर सद्गति दे। उन्होंने चाहे एक हवलदार हो, और मैं आपके सामने चाहूंगा कि मैं एक बार उन सबके नाम भी पढ़ सकूं। ये जो लोग थे, एक जनरल विपिन रावत हो गए, उनकी धर्मपत्नी मधुलिका रावत जी हो गए, ब्रिगेडियर एल.एस. लिदर थे, लेफ्टिनेंट कर्नल हरजिंदर सिंह थे, नायक गुरसेवक सिंह थे, नायक जितेंद्र कुमार थे, लांस नायक विवेक कुमार थे, लांस नायक बी साई तेजा थे, हवलदार सतपाल जी थे, और क्रू मेंबर्स थे हेलीकॉप्टर के जो उड़ाने वाले होते हैं। एक शायद विंग कमांडर था, उनका नाम मैं माफ कीजिएगा भूल रहा हूं। इन सबको राष्ट्र विनम्र श्रद्धांजलि देता है। हम इनके आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। ओम शांति। जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार आपका। नमस्कार।